ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। .6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में। और हम सैल्यूट करते हैं भारत के हमारे वीर सैनिकों को, उनके साहस वीरता को, देश के प्रति उनके जज्बे, उनके बलिदान को सलाम है। आज के संदेश टू सोल्जर्स में भी हम आपको मिलाएंगे ऐसे ही एक जांबाज सैनिक से, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया और एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एविएटर के तौर पर कई क्रिटिकल रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी हिस्सा रहे हैं। सो बहुत इंतजार ना करवाते हुए हम मिलवाते हैं आपको। प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल अजय दीप सिंह, रिटायर्ड। जय हिंद सर। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। धन्यवाद सर। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है तो आपसे जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा तो वो जोश और जज्बे की बात और वो मिशंस की बात होगी। तो मैं अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहूंगा कि आप हमें सुन सकते हैं हमारी ऐप न्यूज ऑन एयर पर दुनिया भर में, और 102.6 पर आप हमें सुन रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर देश के कोने कोने में। लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह, आपके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम जैसे मेजर ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं सर। साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से 4 बार सम्मानित हैं। इतना ही नहीं, फ्लाइंग में एक्सीलेंस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह को 2 स्टार फ्लाइंग सेफ्टी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है सर। तो ये इतने सारे अचीवमेंट्स हैं सर आपके, इनके बारे में कुछ थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिसनर्स जानने के लिए उत्सुक हैं। देखिए, ये सारे अचीवमेंट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब टीम आपकी बहुत अच्छी हो, और एक ऑफिसर की काबिलियत और एक ऑफिसर के अचीवमेंट यही है कि वो अपना मिशन हर टाइम पे अपने टीम के साथ पूरा कर सके। जिस तरीके के आपने अचीवमेंट्स किए हैं सर, और आपने जब शुरुआत करी थी, 25 साल से ज़्यादा का आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर बनना कितना कठिन होता है या कितना चैलेंजिंग हो सकता है? वाकई एक आर्मी ऑफिसर बनना बहुत ही चैलेंजिंग है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक एक्सरसाइज है अपने आप में। आपको अपने आप को सबसे पहले मेंटली अलाइन करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं फौज में जाना चाहता हूं, चाहे वो 12वीं के बाद आप एनडीए का एग्जाम दे, या आप और किसी एंट्री, इंजीनियरिंग एंट्री, टेक्निकल एंट्री जिसे हम कहते हैं, या इंडियन मिलिट्री एकेडमी या शॉर्ट सर्विस एंट्री के द्वारा आना चाहें। तो एकेडमिकली आपको अच्छा होना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम होता है। उस एग्जाम के बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है आपका, जो काफी डिटेल में होता है, और फिर मेरिट बनता है। तो उस मेरिट में आपको ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, पहला कदम आपका अंदर एकेडमी में गया नहीं। एकेडमी में जाने के बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो एक हीरे को तराशने के बराबर होती है। जाहिर है सर, आपने जैसे कहा कि वो जो प्रोसेस है एकेडमी पहुंचने से पहले का ही इतना टफ है, और जाहिर है आपने जैसे कहा कि हीरे को तराशने जैसा, तो हीरा पहले बनना पड़ेगा, फिर तराशा जाएगा। आप कोयला भी हो बट टॉप क्लास के होने चाहिए, हीरा आपको बना देंगे हम। जी, तो मतलब ये जैसे आपने बताया कि इतने सब स्टेप्स हैं एकेडमी में भी जाने से पहले उनको आपको पार करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप एकेडमी में एंटर होते हैं। तो एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है सर, उसमें किस तरह के शेड्यूल्स होते हैं, किस तरीके से वहां पर ट्रेनिंग कराई जाती है, कितनी टफ होती है? एकेडमी की ट्रेनिंग
मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से चैलेंजिंग होती है। ओके। आपको इतना प्रेशर मिलता है कि आपका डेली रूटीन 4:30 बजे शायद शुरू हो जाता है और रात को 10 साढ़े 10 तक तो ऑफिशियल रूटीन चलता है। 10 साढ़े 10 के बाद आपके जो सीनियर्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि आप और मेंटली मजबूत बन जाएं। सोने को बहुत कम मिलता है, खाने को मिलता है लेकिन खाने का टाइम नहीं होता। आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ दौड़ रहे होते हो और आपको हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे हथियार चलाना हो, चाहे ड्रिल और डिसिप्लिन हो। हर तरीके का आपको एक एक्सपोजर दिया जाता है जिससे आपको एक अच्छा लीडर बनने का आप सक्षम हो जाए, आप काबिलियत पा सके कि आप कल को जब युद्ध में जाएं तो आप किसी भी मकाम में पीछे ना पाए। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह 4 से शुरू होता है तो शेड्यूल वो रात के 10 बजे तक चलता है, ये वो जो आपकी ड्रिल और ट्रेनिंग है, लेकिन आपने कहा कि फिर उसके बाद सीनियर जो है टेक ओवर कर लेते हैं, तो क्या बहुत एक्सर्शन हो जाता है, भारी पड़ता है, आपने कहा नींद भी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो कैसे वो सब चीज़ें आप मैनेज करते हैं कि आप फिजिकली भी और मेंटली भी फिट रहें, आगे बढ़ते रहें? ट्रेनिंग काफ़ी होलिस्टिक होती है। जो सीनियर्स भी आपको ट्रेनिंग कराते हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराते हैं, अगर आप किसी चीज़ में वीक पाए जा रहे हैं तो वो उसके ऊपर फोकस करते हैं। सीनियर्स एक तरीके से बड़े भाई की तरह भी होते हैं। और वो इंश्योर करते हैं कि आपका अगर वो आपको किसी तरीके का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिजिकल एफर्ट भी कराएंगे तो उसके बाद आपको वो एक आराम करने का या उससे अच्छा बेटर पेन से दूर हटने का तरीका भी बताएंगे आपको। और अगर वो आपको किसी तरीके से मुश्किल में डालेंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि वो उसके बाद आपको ट्रीट भी करें। ओके। यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में, ऐसा नहीं कि वो कोई आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। द एम इज टू बिकम गुड ऑफिसर्स, गुड सोल्जर। और आपको उन सारी सिचुएशन से गुजारते हैं ताकि आप जब जंग के मैदान में हो तो आप मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रख सकें, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से, अपने आप को भी और अपनी टीम को भी। जी, आपने जैसे बताया कि सिर्फ इंडिविजुअल एक ऑफिसर के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी जो टीम होती है उस सब के लिए वो सारी ट्रेनिंग होती है और आपस की जो एक कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत जरूरी हो जाती है वहां पर। जी। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग का आपने बताया कि ये इस तरह की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग सर आपने जैसे बताया कि सुबह 4 बजे उठना है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा बताइए। 4 बजे उठने के लिए विल पावर। ओके। क्योंकि कुछ दिन बाद जब एक्सर्शन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब नया कोई आता है एकेडमी में, पहले हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको आदत नहीं होती, कोई भी अपने घर से हर रोज सुबह 4 बजे उठ के फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं करता। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर। बट वो जो आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है हर रोज, आपको हर तरीके का डिसिप्लिन, टाइम पे रहना, करेक्ट ड्रेस में रहना, करेक्ट जगह पे पहुंचना, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना, वो स्लोली आपके अंदर बिल्ड हो रहा है जो हम भी रियलाइज नहीं करते। बट आप 1-1.5 महीने बाद खुद ही अपने आप उस रूटीन में आ जाते हो और खुद ही आप अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यानी कि फिर आप जो है उसमें ऐसे ढल जाते हैं कि फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और वो शेड्यूल, आपकी ट्रेनिंग के जो शेड्यूल हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ होते चले जाते हैं। सर, एक चीज यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, थोड़ी अलग है हट करके, जैसे मूवीज का हम लोग अक्सर देखते हैं फिल्मों में, जो उसमें दिखाया जाता है कि वो जैसे शुरुआत हुई, वो आए बहुत टफ और वो नहीं सस्टेन कर पाए, नहीं वो उसके साथ जेल कर पाए माहौल के साथ और वो जो सिचुएशंस हैं तो चले जाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है? देखिए, फौज में जाने के लिए जुनून और जज्बा दोनों चाहिए। और जब हालात मुश्किल होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सह सकते इस चीज़ को, और वो होते हैं कुछ लोग जो छोड़ के चले जाते हैं। बट ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो वर्दी पहनने का जज्बा इतना स्ट्रांग होता है, देश की सेवा का जो भाव होता है वो इतना मजबूत होता है, तो आई थिंक अगर आप परसेंटेज लेंगे तो शायद 1% भी नहीं होगा जो ऐसे छोड़ के जो ऐसे जाएं। हाँ, बिल्कुल। बट ज़्यादातर लोग वहाँ पे होते हैं। एंड क्योंकि आप एक साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, आप अकेले तो कर नहीं रहे, आपके साथ पूरा बैच है आपका। तो जब कोई भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके की, पूरा का पूरा बैच आपके साथ है, तो वो मिलजुल के इसी तरीके से बॉन्डिंग भी बनती है बैच के साथ, और मिलजुल के वो ट्रेनिंग भी हो जाती है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि वही बॉन्डिंग पर मैं आने वाला था, तो बॉन्डिंग सर किस तरह की बनती है? क्योंकि जाहिर है एक दूसरे की सपोर्ट, मोटिवेशन बनता रहता होगा, और वो फिर लॉन्ग लाइफ होता है, पूरी जो जर्नी आपकी सर्विस की है, तो वो बॉन्डिंग को आप किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से समझाएंगे? ब्रदर्स फॉर लाइफ। वाह, क्या बात है।
इट इज एज सिंपल एज दैट। आप कहां से आए हैं, किस घर से आए हैं, किस स्टेट, किस सिटी से आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर सब एक तरीके का व्यवहार हो रहा है आपके साथ, आप एक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके एक तरीके से मुश्किलें हैं आपके ऊपर, और मिलके आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसके लिए। वो जो आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और फेथ हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर इंश्योर करना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की देखभाल करना, बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिकली आप भाईचारे में आ जाते हो। मेरा जो बैच है 101 रेगुलर कोर्स, जो एक परमवीर चक्र बैच है, और हमारा बैच आज भी जब मिलता है तो ऐसे मिलता है कि जब हम अभी एकेडमी से निकले ही हैं। क्या बात है। तो सर वो जो एक्साइटमेंट, वो मजा अलग ही होता होगा वो पुराने साथियों से मिलने का। बिल्कुल। जो आपने बात कही सर, वो वाकई बहुत ही मतलब मैं कहूंगा जोशीली बात है, एक्साइटिंग बात है और बहुत ही मोहब्बत वाली बात है। ब्रदर्स फॉर लाइफ। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह। सर एक बार फिर से आपका स्वागत। धन्यवाद। और हमारे साथ डायनेमिक लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं इनके मिशंस के बारे में और इनके एक्सपीरियंस के बारे में, एकेडमी के बारे में। और हम बात करेंगे सर, आपसे जानना चाहूंगा कि एक यंग ऑफिसर के रूप में जब आप अपनी रेजिमेंट, जो आपकी आर्टिलरी रेजिमेंट थी, जब शामिल हुए, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? मतलब कैसे याद करते हैं आप अपना रेजिमेंट को ज्वाइन करना? एक यंग ऑफिसर के लिए जैसे एक नए परिवार में जाना, और वहां पे आप शुरू में आप एक ऑफिसर बन के जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। नॉट जस्ट अपने सीनियर्स को, बट अपने जवानों को भी। आप समझ नहीं सकते कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जब तक आप उनके साथ रहते नहीं हैं। सो आपको उनके साथ रहना पड़ता है, आपको उनसे सीखना पड़ता है, और फिर अपनी जो ट्रेनिंग है उसको शामिल करते हुए दिखाना पड़ता है कि मैं जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ मिलके आपके एक लीडर की तरह अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं। सो जवानों को भी प्रूव करना होता है, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर सकेंगे कल को लड़ाई के मैदान में जी। और सीनियर्स को तो ऑब्वियसली प्रूव करना ही होता है। जाहिर है, जब सीनियर्स को आप प्रूव कर पाएंगे तो वहां पर जब आप कामयाब होंगे तो जाहिर है जो टीम मेंबर्स हैं उनमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। बिल्कुल। और सर जिस तरीके से आपका ये जो सफर रहा, आपने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम जैसे जो बड़े मिशंस थे उनका भी आप हिस्सा रहे हैं, तो तब और अब जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर तक आते आते हम कितना आगे बढ़े हैं, कितनी प्रोग्रेस आप किस तरह से देखते हैं हमारा जो आर्मी है? बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन विजय से ही जो हमें ऑपरेशन विजय की रिपोर्ट में जो सीखने को मिला, हमने उसको अमल में लाया, और ऑपरेशन पराक्रम में, और अभी आज तो ऑपरेशन सिंदूर जब हमने अंजाम दिया है जी, बहुत ज़्यादा फर्क है उस दिन और आज की फौज में। टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है। हमारी फौज जो पहले भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की वजह से, हमारे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की वजह से ऐसे बहुत से इक्विपमेंट है, बहुत सी टेक्नोलॉजी है, बहुत सा मिलिट्री हार्डवेयर है जो हमें उपलब्ध है, जो पहले नहीं होता था। एज ए नेशन अगर आप बात करें तो ऑपरेशन विजय के दौरान भी जो नेशनल विल था वो अपने फौज के साथ था, अपनी सरकार के साथ था। आज भी जब हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए आगे जाते हैं तो आज भी वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो देशवासियों से मिलता है 10 गुना बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे जो सिपाही, हमारे जो फौजी हैं, उनके मनोबल में कोई कमी नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है। और आप उसको किस तरह से देखते हैं? मतलब जो हमारे फौजी भाई हैं, सिपाही हैं, किस तरीके से वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने नेशन, अपने देश की, देशवासियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब लगा देते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो वो जो मोटिवेशन आया है वो किस तरीके से और बढ़ा है पिछले सालों में? देखिए, एक सोल्जर को मोटिवेशन तब मिलता है जब उसका एक लीडर अच्छा हो, उसकी जो राइफल हो वो अच्छी टेक्नोलॉजी की हो, और उसे पता है कि दुश्मन का सामना करने के लिए अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरा परिवार जो है वो सुरक्षित रहेगा, मेरा देश मेरे परिवार की देखभाल करेगा जी। और इन तीनों जो मुद्दों पे हमारा देश आगे ही बढ़ा है, इसलिए आज हमारे देश के जवान का मनोबल भी आगे ही बढ़ा है। बिल्कुल। और वो बिल्कुल चट्टान की तरह से मजबूत है और हमेशा देश की रक्षा और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, तैनात है। सर हमारे पास बहुत सारे मैसेज भी आए हैं और मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा यहाँ पर। ये जय हिंद सर कह रहे हैं, गांव सांतली से मदन कंबोज, प्रियांशु कंबोज,
समृद्ध काम्बोज, 3 लोग हैं ये, और आपको जय हिंद कह रहे हैं। और एक और है, सैल्यूट आया है, अजय सर को सैल्यूट कह रहे हैं ये, और इनका नाम इन्होंने नहीं बताया। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना नाम भी लिखें साथ साथ, और आपको सैल्यूट कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी आपको जय हिंद। नमस्कार सर, फौजी सर को हमारा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता। जय हिंद। और आप हमें मैसेज करें, और अगर आप चाहें तो हमारे जो आज के मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह, उनसे आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, आपसे सर जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र था वो शुरू हुआ आर्टिलरी रेजिमेंट से। जी। आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए, मिशंस का आप हिस्सा रहे, लेकिन आप जब एविएटर बने तो सेना से एविएटर तक का सफ़र वो कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे हुआ ये? सो आर्मी एविएशन कोर एक कोर है आर्मी के अंदर ही, जी, जिसके अंदर हम हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं, और ये हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली ग्राउंड ऑपरेशंस को ही बढ़िया तरीके से अंजाम देने के लिए आर्मी के पास हैं। ओके, यानी कि ये सपोर्ट ये सपोर्ट ग्राउंड देते हैं, यस, इन अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, बहुत तरीके के ऑपरेशंस में। Okay. इन्हें कमांडर के आईज इन द स्काई भी बोला जाता है। ये आगे फॉरवर्ड एरिया रिप्लेनिशमेंट करते हैं, एम्युनिशन हो गया, आपने जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रूप्स को मूव करना है, आपको लॉजिस्टिक्स पहुंचाना है, आपको एरियल रिकॉनेसेंस करना है। तो आज की डेट में जो दूर से अपना काम कर सके वो आराम से अपना काम ठीक से बिना दुश्मन के फायर खाए कर सकेगा। जी। सो हेलीकॉप्टर्स या आर्मी एविएशन इसमें बहुत मदद करता है। ओके, तो ये तो हुई बात कि किस तरीके से ये जो होता है सपोर्ट किस तरीके से मिलता है आर्मी को उनकी सपोर्ट के लिए, और जिस तरह से आपने बताया कि बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें रसद भी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी है फौजियों को। तो आपका जो सफ़र था, मतलब आप जो है ग्राउंड से हवा में एविएटर कैसे बने? ये भी एक इंटरेस्टिंग सफ़र होता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, और मैं तो एक कॉमर्स स्टूडेंट था, और मुझे बस एक तरीके का एविएटर बनना था। मैंने कहा मैं लेट मी ट्राई एंड कोशिश करता हूँ। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस लगे रहे। इसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद एक एक्सटेंसिव मेडिकल टेस्ट होता है, काफ़ी एक्सटेंसिव। इनफैक्ट इंडिया में इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं होता कोई मेडिकल टेस्ट। और उसके बाद 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जगहों में, अलग अलग फ्लाइंग मशीन्स में। आप एरोप्लेन भी उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं। और उसके बाद आप कॉम्बैट मनूवर सीखते हैं कॉम्बैट एविएटर बनने के लिए, क्योंकि कल को लड़ाई में आपको कोई नॉर्मल प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना भी बचाव करना है, अपना मिशन भी पूरा करना है हर हालत में, एंड दुश्मन को भी बर्बाद करना है। बिल्कुल। सो ये 1.5 साल की कड़ी मेहनत होती है, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं इसमें। पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, 90% से कम आए तो फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके का मेहनत करके और 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद विंग्स, या जो आर्मी एविएशन की चिड़िया जिसे हम बोलते हैं, वो हम छाती पे पहन सकते हैं। ओके, आर्मी एविएशन की चिड़िया उसको बोलते हैं। हाँ, विंग्स जो होते हैं। अच्छा, जो विंग्स होते हैं, जाहिर है वो हम जब देखते हैं तो बड़ा ही मतलब लगता है देख करके कुछ अलग और बहुत ही स्पेशल कोई चीज़ है वो। जी। तो वो आपके सीने पर लगाई जाती है फिर। जी। तो ये जो आपने जैसे बताया कि अभी जो आप बता रहे थे कि वो जो होते हैं फ्लाइंग मैन्यूवर्स और कॉम्बैट मैन्यूवर्स, सर वो आप कैसे, मतलब मैं एक आम इंसान की तरह से पूछ रहा हूँ, एक आम लिसनर, कैसे आप मतलब उसको समझाएंगे वो कॉम्बैट मैन्यूवर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, एक हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन दुश्मन की गोलाबारी के दौरान दुश्मन आपको हर बारी देख रहा है, दुश्मन कोशिश करेगा आपके हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करने का। बिल्कुल। तो आपने अपने आप को बचाना है, हेलीकॉप्टर को तो बचाना ही है, और अपना मिशन भी पूरा करना है। बिल्कुल। एक तरीके से ये चोर पुलिस का खेल कह लीजिए, या आप एक तरीके से इवेसिव मैनूवर्स कह लीजिए, बट आपने हर पॉसिबल पेतरा जो हवा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो लगाना है, और अपना मिशन 100% कंप्लीट करना है। यानी कि आपको, जैसे हम सड़क पर जब रेसिंग कार्स होती हैं, वो जब भागती हैं अलग अलग तरीके से इधर से उधर से, तो वही आसमान में हो रहा होता है, आपके कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ आप कर रहे होते हैं। आपको मिसाइल रेंज से दूर रहना है, तो कभी आप बिल्कुल लो लेवल, ट्री टॉप लेवल पे फ्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा। कभी आप एब्सोल्युटली अगर आप डेजर्ट टेरेन में है तो सैंड ड्यून के पीछे आड़ लेके फ्लाई कर रहे होते हैं। कभी आप बहुत तरीके से सिखाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग आप किस टेरेन में हैं और क्या आपका मिशन का रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आपको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है।
तो ये जैसे आपने बताया कि मिशन भी करना है, उसमें आपको जो आपको दिया गया है, प्लस ये कि अपने आप को बचाना भी है। और सर ऐसा भी होता है कई बार कि हम अक्सर सुनते हैं कि कोई अगर इस तरीके का कोई इस मिशन में कोई हादसा हो गया तो उस तरीके से भी आपको सेफ भी रहना है, हेलीकॉप्टर को भी सेफ रखना है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगला मिशन भी आपकी वेट कर रहा है। बिल्कुल, ये अकेला एक मिशन है नहीं, आपने वापस जाके दोबारा एक और मिशन के लिए आना है। तो यानी कि वो सारी सेफ्टी भी आपने देखनी है, मिशन भी पूरा करना है और पूरी कमांड के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ उसको करना है। पूरे जज्बे के साथ। वाह क्या बात है। तो ये जो आपने बताया एविएशन वाला, ये वाकई बड़ा ही एक्साइटिंग एक जो है आपका ये एक एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं अपने लिसनर्स के साथ। प्रोग्राम सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह, कॉम्बैट एविएटर। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हमारे साथ, वो बहुत ही एक्साइटिंग है। और मैं जानना चाहूंगा सर एक बार और, आप किस तरीके से, आपने जैसे बताया कि जब क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं तो कैसे वो कॉम्बैट एविएटर संभालता है उन सिचुएशंस को? देखिए, क्रिटिकल सिचुएशंस जैसे मैंने आपको बताया, मनूवर्स हर तरीके के होते हैं, टेरेन के हिसाब से, मिशन के हिसाब से, जी, जिनको हम फॉलो करते हैं। अब इस मनूवर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है। ओके। क्योंकि आसमान में जब आप एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, आपकी स्पीड नॉर्मल गाड़ी से 4 से 5 गुना ज्यादा है। मैं 200 या 250 किलोमीटर की स्पीड से एक हेलीकॉप्टर, एक मशीन उड़ा रहा हूं। ओके। उस मशीन को मनूवर करना, अगर मैं ट्री टॉप लेवल पे, पेड़ों के लेवल पे जा रहा हूं, 2 पेड़ों के बीच में 1 सेकंड से भी कम का मौका मिलता है मुझे अपना मनूवर एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मैं 1 मीटर भी लेफ्ट राइट हुआ या थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो हेलीकॉप्टर तो क्रैश होगा ही होगा, और जो पायलट है वो भी अपनी जान गंवा सकते हैं और मिशन हमारा रह जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे मनूवर्स करने के लिए बहुत कठिन हमारी ट्रेनिंग होती है और बहुत कंसिस्टेंटली होती है। सुबह के टाइम, दिन के टाइम, रात के टाइम, नाइट फ्लाइंग, मून नाइट, अगर चांद की रोशनी के साथ हो रहा हो या बिना चांद की रोशनी, बिल्कुल डार्क नाइट। अच्छा। हर तरीके के मौसम में हमारी ट्रेनिंग होती है, तभी एक आर्मी एविएटर का जन्म होता है। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको उस हर तरह की टफ से टफ सिचुएशन में उसको उड़ा करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना होता है, ताकि आप एक्चुअल मिशन पर फिर बिल्कुल एकदम एज एन एक्सपर्ट उस मिशन को अंजाम दे सकें। क्योंकि लड़ाई के माहौल में कभी भी कुछ पक्का नहीं होता। जी। ना दुश्मन का इरादा पक्का होता है, ना मौसम पक्का होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा पायलट जो है, एविएटर जो है, वो एकदम पक्का होना चाहिए अपनी ट्रेनिंग के साथ। हम ही एक स्थिर होते हैं जो अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। जी सर, इस तरीके के जो आर्मी एविएशन जो है वो फिर हम जानना चाहेंगे कि कैसे काम करता है, मतलब जो मिशंस होते हैं, ऑपरेशंस पर तैयारी कैसे करता है? मिशन के लिए तैयारी बहुत ही पहले शुरू हो जाती है। ओके। आपको हर तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। उसका जो फ्लाइंग रूट होता है उसको ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए पेलोड क्या होता है, कितना वेट ले जा सकते हैं, कितना आपका फ्यूल का रिक्वायरमेंट है, हर तरीके की कैलकुलेशन होती है। ओके। उसका वेदर रूट में कैसा मिलेगा, किस तरीके का होगा, क्या हमने वहां पे कुछ और ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने हैं, क्या हम दुश्मन के ज्यादा पास जा रहे हैं, हर तरीके के जो ये फैक्टर्स होते हैं इनको मद्देनजर रखना होता है। और फिर आप अपने मिशन की ओर बढ़ते हैं। और ये भी होता है कि जब आप मिशन पे चल पड़ते हैं या जब आपकी सॉर्टी के दौरान आप होते हैं तो बहुत सारे ऐसे डायनामिक सिचुएशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको अपना मिशन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको मेंटली इतना अलर्ट और इतना स्टडी होना पड़ेगा कि जो चेंजिंग सिचुएशंस है आप वो डिमांड भी पूरी कर सकें। यानी कि वो अनप्लान्ड होता है, अगर आपको मिशन में कोई चेंज करना पड़ जाए जी, वो अनप्लान्ड है, लेकिन आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तैयार रहना है, क्योंकि एक टर्म होता है फॉग ऑफ वॉर। अच्छा। जब लड़ाई शुरू होती है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, किसी को क्लियर पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। राइट। सो उस फॉग ऑफ वॉर में वो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी होता है। वाह क्या बात है। सो आपसे मैं सर यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि आपने जो इतनी सब चीजें बताई, आपके अपने साथ कोई ऐसा यादगार मोमेंट, कोई मिशन जो आप शेयर करना चाहें? मिशन तो
काफी ज्यादा है आर्मी एविएशन में। हर मिशन एक अलग चुनौती लाता है और हर तरीके से कार्रवाई की जाती है। JNK में जब मैं पहली बार गया था 2002 में, तो उस टाइम पे सीज फायर वायलेशंस बहुत होते थे, अभी भी होते हैं, बट उस टाइम पे हमारा रादर उस टाइम से सीज फायर था ही नहीं। 2003 में सीज फायर आया, सो 2002 में बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी और हर रोज कैजुअलिटीज होते थे। टेररिज्म भी काफी ज्यादा था उस टाइम पे। तो उन दिनों में अपने आप को, जब लाइव एनकाउंटर्स होते थे, हमें जाना पड़ता था अपने जो वहां पे ट्रुप्स हैं, जो जे के पुलिस के साथ या हमारे RR के ट्रुप्स जो डिप्लॉयड थे और एनकाउंटर चल रहा है, उनकी सपोर्ट के लिए हम जाते थे। और उस टाइम पे एम्युनिशन लेके जाना और या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना फ्रॉम द एनकाउंटर साइट, ये एक ऑलमोस्ट एक रोज का रूटीन था। कि एक ना एक एनकाउंटर की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा और उस तरीके से आपको गेज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली, क्योंकि आप हवा में हैं, आपको इंश्योर करना है कि आप टेररिस्ट के फायर में ना आए, और ये भी इंश्योर करना है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो आप कर सकें। सो इस तरीके के काफी इंटरेस्टिंग, आज मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं यहाँ स्टूडियो में आपके साथ बैठा हूँ, बट काफी इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स होते थे जी। और मैं सुनने में जब आप बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं, मतलब, लेकिन अगर हम उसको महसूस करें, जैसे जब आपके शब्द कानों में जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता था, फायरिंग हो रही है वहां पर, मिशन हो रहा है और आप जा रहे हैं वहां पर रेस्क्यू के लिए या दूसरी चीजों की सपोर्ट के लिए, तो वो हम महसूस कर रहे हैं कि कितना खतरनाक, मतलब, वो सिचुएशन होती होगी जिसका आप सामना करते हैं और आप उसको पूरा करते हैं जाकर के जी अपने हेलीकॉप्टर के साथ जी। तो यहाँ पर हम लिसनर्स बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजयदीप सिंह, जो हैं कॉम्बैट एविएटर, और जो बातचीत हमारी यहाँ चल रही है वो वाकई जोश से भर देने वाली है। मतलब मैं सीरियसली बताऊं तो शोले जो है भड़क रहे हैं, उठ रहे हैं दिमाग में सर की बात सुन करके। संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर दिल से दिल तक। हमारे साथ हैं कर्नल अजयदीप सिंह, कॉम्बैट एविएटर। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका। धन्यवाद सर। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपके चाहने वाले लगातार हमें बात कर रहे हैं और भेज रहे हैं मैसेजेस, आपको सलाम कर रहे हैं, आपको सैल्यूट कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद सबको। और ये मैसेज मैं लूंगा, देवेंद्र इंगती हैं ये, कार्बी एंगलोंग असम से। अजय सर को मेरा सैल्यूट है, जय हिंद। जय हिंद। और उसके बाद मैसेज है राजेश भल्ला, ये एडवोकेट हैं, कंकर खेड़ा मेरठ से। शुभ संध्या सर, जय हिंद अजय सर को। जय हिंद राजेश जी। और इसके बाद मैसेज आया है, जय हिंद, वी आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स, सैल्यूट टू कर्नल अजयदीप सिंह। बिप्लब दास हैं, बिप्लब दास फ्रॉम अलीपुरद्वार, वेस्ट बंगाल। वाह, जय हिंद बिप्लब जी। और इसके अलावा सर ये एक और मैसेज है, ये कह रहे हैं, मुझे बहुत ही गर्व होता है हमारे जवानों के काम से, हमारी आर्मी को सैल्यूट है। और ये हैं रोहित मेहर, बारगढ़, ओडिशा से। सर, ओडिशा से मैसेज आया है जी। सर, हमारे पास लगातार पूरे देश से मैसेज आते हैं और आज खासतौर पर ये हैं, आई एम VK टंडन कॉलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ सेक्टर 27A से सर ये मैसेज कर रहे हैं। ओके। और ये कहते हैं कि वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, आई नो पर्सनली टू कर्नल अजयदीप सिंह फ्रॉम हिज बर्थ। I salute to Army. I love him from my core of heart. Please convey my best wishes to him. I am listening live on FM right now. Thank you very much. VK टंडन है सर ये। Thank you very much जी। जय हिंद। और एक और मैसेज आया है, ये है सैल्यूट टू सर श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से। आपको सैल्यूट कर रहे हैं सर। और बहुत धन्यवाद, जय हिंद आपको। सर, ये सारा प्यार जो है ये आपके लिए आ रहा है मैसेजेस के जरिए हमारे पास आकाशवाणी रेनबो पर, और आप हमें सुन सकते हैं। न्यूज ऑन एयर हमारी ऐप है, दुनिया भर में हम पहुंचते हैं आप तक, दिल से दिल तक। सर, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, आपके साथ बात करते करते जो बात आपसे हो रही है, मैं अब आगे बढ़ूंगा तो मैं अब एक अलग टॉपिक पर, एक अलग मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि सर, सेना में महिला अधिकारी जो हैं हमारी, बहुत सारे, अब तो तादाद बढ़ रही है, कैसे काम करती हैं, उनका क्या रोल होता है? सेना में महिला अधिकारी या जेंट्स अधिकारी कोई नहीं होता, अधिकारी होते हैं सिर्फ। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। ना हमारी ट्रेनिंग में कोई फर्क है, ना हमारे ऑपरेशनल टास्किंग में कोई फर्क है। ओके। जो रोल एक ऑफिसर के लिए होता है, उस पोस्ट पे कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ओके,
उस टास्क को पूरा करना उसका धर्म है। राइट, वो बराबर हैं सब, ना कोई मेल और फीमेल, बिल्कुल नहीं है। ओके, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो धारणा है लोगों की कि विमेन ऑफिसर का या मेल ऑफिसर का, नहीं। अब जो विमेन ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, आप अगर उनको विमेन ऑफिसर बोलेंगे तो वो शायद दे माइट टेक ऑफेंस, वो कि आप हमें क्यों अलग ट्रीट कर रहे हैं, जब हम किसी से कम नहीं, हम बराबर हैं, सब एक तरीके का ट्रेनिंग किया है, एक तरीके का हमारा माहौल रहा है, तो हम सिर्फ एक ऑफिसर हैं। राइट, ये सर बहुत बड़ी बात आज आपने जो है मार्गदर्शन किया हमारा, कि महिला या पुरुष अधिकारी नहीं, सिर्फ अधिकारी। वाह, क्या बात है। तो सर अभी ये बात हम जब कर रहे हैं महिला अधिकारी, जैसे हमने बोला, तो ट्रेनिंग आपने जैसे कहा कि ट्रेनिंग भी बिल्कुल एक जैसी होती है, मिशंस भी एक जैसे ही जो है हैंडल किए जाते हैं, तो कहीं पर भी कोई फर्क नहीं होता जी। तो जाहिर है जब बात होती होगी, जैसे अब किसी पर, जब किसी मिशन पर डिप्लॉय करना है, तो वहां पर भी कोई फर्क नहीं होता है, कहीं पर भी किसी भी मिशन पर कोई भी जा सकता है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जी, ऑब्वियसली अब जो सीनियर होते हैं वो कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी बेस्ट टीम को चूज करते हैं हर मिशन के लिए, और वो मिशन में जाने के लिए आपकी नॉट जस्ट फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी भी देखी जाती है। अकॉर्डिंगली आप उस टीम का चयन करते हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कौन जाएगा। तो चाहे वो कोई किसी भी जेंडर का हो, एज लॉन्ग एज वो आर्मी में ट्रेंड है, वो उस मिशन के लायक है, उसे भेज दिया जाता है। राइट, तो यहां पर कर्नल अजयदीप बता रहे हैं कि सेना में कहीं कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता, सब बराबर होते हैं। संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर, दिल से दिल तक। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे खास मेहमान कर्नल अजयदीप सिंह, कॉम्बैट एविएटर, और आज हमारी बातचीत हो रही है बहुत ही जोशीले अंदाज में, और संदेश टू सोल्जर्स का समय बस थोड़ा ही बचा है, तो हम चलते चलते सर आपसे पूछना चाहेंगे कि डिफेंस में, रक्षा में आत्मनिर्भरता की जमीनी हकीकत क्या होती है? डिफेंस में जो हमारा इंटेंट है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बदल गया। आत्मनिर्भर भारत पे जो फोकस रहा है हमारे गवर्नमेंट्स का, ये अभी बहुत ज्यादा हो गया है। आज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आज से पहले हमने 20 साल पहले नहीं सुना था जिसके बारे में ज्यादा, वो आज हमारे एक्सपोर्ट्स हो गए हैं। अगर आप हमारा आत्मनिर्भर भारत का प्लान देखेंगे, 50,000 करोड़ का प्लान है 2029 तक पहुंचने का, फाइनेंशियल ईयर तक। जी, हमारा जो खुद का इक्विपमेंट, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा वीडियोस थे, हर जगह जो ड्रोन का अटैक हो रहा था और उनको गिराया जा रहा था, हमारे वो होम मेड आकाश मिसाइल सिस्टम्स उसमें इन्वॉल्व थे। जी, आकाश तीर एक मैंने सुना। जी, करेक्ट, आकाश फैमिली के। सो उस तरीके के बहुत सादा मिलिट्री हार्डवेयर, सैटेलाइट इमेजरी हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हो गया, इस तरीके के काफी नए टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर हमारे पास आए हैं। यस, देर आर स्टिल मेनी माइल्स टू गो, काफी अभी रास्ता बचा है। LCA तेजस अभी आना शुरू होगा, बट हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं और हमारा इरादा मजबूत है। जी बिल्कुल, इरादे मजबूत हैं, और आगे हमारी जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्राइट है, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री को लेकर के, और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सर अब चलते चलते ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लाइफ कोच भी हैं, तो इन सब में पहले आर्मी और अब ये, तो प्रोफेशनल लाइफ में परिवार की जो भागीदारी, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका, उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, किस तरह का होता है या कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बताइए। इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर परिवार ने साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं हो सकता। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और साथ हर तरीके से होता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं जी, और आप खुद नहीं जानते कि आप कब आएंगे अपने परिवार को अगली बार मिलने के लिए, तो वो एक वाइफ का या एक पेरेंट्स का जो रोल होता है, अपने दूसरे बच्चों को संभालना और बताना कि नहीं, हो सकता है कुछ ज्यादा जरूरी काम है जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पा रहे या अगली बार पक्का आएंगे, उस तरीके से अपने घर को आपके ना होते हुए भी संभालना, तो उस सपोर्ट का तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पैरेलल, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि फैमिली जो है वो आपकी एक तरह से बैकबोन, अगर हम कहें तो बुरा गलत नहीं होगा। बिल्कुल जी सर, अब जाते जाते चूंकि समय है कम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाते जाते कोई एक मैसेज हमारे जो देश के नौजवान हैं खास तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप जो भी करें पूरे जोश और जज्बे के साथ करें,
ताकि जब भी आप किसी रास्ते पे चले आप उस पे एक्सेलेंस की तरफ चले। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कर्नल अजयदीप रहे आज के संदेश टू सोल्जर्स में, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। साथ ही साथ एक दो मैसेज और मैं आपके सामने रख देता हूं। अनूपा धरवे का कबीरधाम छत्तीसगढ़ से आपको बहुत बहुत जय हिंद कहती हैं। जय हिंद। और साथ ही एक मैसेज बड़ा लंबा है। रिस्पेक्टेड सर, आकाशवाणी न्यूज सुनने का बहुत शौकीन प्रेमी हूं, बॉर्डर एरिया में ही तैनात रहते हैं, और ये आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, आपको सैल्यूट कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर, आकाशवाणी रेनबो पर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तुम जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।